अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शाह और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शाह। बिलाखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक मौक़र न्यूज़पेपर के ज़राए के मुताबिक हुकूमत के एक फ़र्द, पहली मुलाकात में हुकूमत की जानिब से एक फ़र्द था और तहरीक इंसाफ की जानिब से एक फ़र्द शामिल था इस मुज़ाकरात में। उसके बाद तीन अफराद उसमें शामिल हुए और उसमें ये कहा जा रहा है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। सियासत में हमेशा मामला जो है वो डायलॉग के ज़रिए ठीक होते हैं, ये बात दुरुस्त है और इसी वजह से ये एक कहना चाहिए कि समझदारी का फैसला है तहरीक इंसाफ का कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए बैठ गई है। अब डेफिनेटली इसमें तहरीक इंसाफ के सरबराह जो इमरान खान साहब की रजामंदी शामिल होगी, जब भी तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो हुकूमत के साथ डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं और इसमें ये कुछ मामला तय पाए जा रहे हैं जिसके तहत हो सकता है कि 24 नवंबर का जलसा जो है वो मौखर कर दिया जाए। ये बात दुरुस्त है कि जो फौरी तौर पर मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के वो तो पूरे नहीं होंगे। ये तहरीक इंसाफ वालों को भी पता है और ये हुकूमत को भी पता है कि जो फौरी तौर पर उनकी डिमांड्स हैं या मुतालबात हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। तहरीक इंसाफ के सरबराह का पहले जोर था कि बस इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और हुकूमत से बात नहीं करेंगे, लेकिन अब न जाने कि ऐसा क्या हुआ है कि बिलाखिर तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत से बात करने के लिए बैठ गई है। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अहम है। वो ये हैं कि अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत से बात करने के लिए बैठी है तो उसमें ऐसे कौन से नुकात और ऐसे कौन से मामलात हैं जिनके ऊपर बातचीत के ज़रिए जो है तहरीक इंसाफ को और उनके एहतजाज की कॉल को मौखर किया जा सकता है और वो कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिनको हुकूमत मानने की पोजीशन में होगी। क्योंकि हमें यह अच्छी तरह से मालूम है कि हुकूमत इंडिविजुअली फ़ैसला नहीं कर सकती तब वक्त के उसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल ना हो। और अगर ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू भी हुआ है तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने की वजह से शुरू हुआ होगा, लेकिन अब उसमें सूरत हाल ये नज़र आती है कि जैसे तोशा खाना के जो दूसरा केस था उसमें इमरान खान साहब की बरियत हो गई है और उनको जो है उसमें ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को रहा नहीं किया गया। और उसके बाद एक और केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को जो है वो कहना चाहिए कि कंटिन्यू रखा गया है और उस पर उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका, लेकिन तहरीक इंसाफ में बड़ी खुशी की लहरें दौड़ गई थी कि शायद अब इमरान खान साहब रहा हो जाए। उनका गुमान ये था कि 24 नवंबर की कॉल से शायद एक प्रेशर बिल्डअप हो गया हुकूमत के ऊपर और उसकी वजह से जो है वो हुकूमत इमरान खान साहब की राय को अमल में ले आए। लेकिन इसमें सिर्फ हुकूमत का ही किरदार नहीं है, इसमें ऐसे बहुत से इदारे भी शामिल हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में, जिससे उन इदारों के वक़ार को जिसे कह सकना चाहिए कि नुकसान पहुँचाया था इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने। इदारों का यह ख्याल है कि उनकी हरकतों की वजह से जो 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद जो बयानात मुख्तलिफ लोगों के आते रहे, फ़ौज के हवाले से जो बयानात आते रहे, तो वो बयानात जो है नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी न सिर्फ गिरफ्तारी और उसके बाद जो है दीगर मामलात उनके लिए सख्त तहरीक इंसाफ के लिए होते चले गए। उसमें वो तमाम अवामिल शामिल थे जो तहरीक इंसाफ ने दानिस्तगी में या नादानिस्तगी में, जज्बातियत में या अपने वोट बैंक के जोम में जो बयानात तहरीक इंसाफ के लोगों ने दिए, तहरीक इंसाफ के सरबराह ने दिए और उसके बाद सूरत हाल ये आई कि बहुत से लोग आज भी तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़े में गिरफ्तार हैं, जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि एक आज़ाद और मुनसिफाना जो है तहक़ीक़ात होना चाहिए कि आया 9 मई को जो लोग गिरफ्तार है तहरीक इंसाफ के, कि आया वाकई वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे या नहीं थे। वो एक बहस तलब बात है, लेकिन अभी सूरत हाल सिर्फ ये काबिल गौर है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और ये मुज़ाकरात क्या रंग लेकर आएंगे ये 1-2 दिन में हमें 24 नवंबर से पहले पता चल जाएगा। क्योंकि ये मुज़ाकरात अगर शुरू हुए हैं तो इमरान खान साहब की रजामंदी से ही शुरू हुए हैं और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो पॉइंट्स या जो नुकात दिए होंगे जिसपे जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम डिस्कस करेगी हुकूमत के साथ, उन पर अगर किसी 50-50 भी अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो समझ में आता है कि इमरान खान साहब 24 नवंबर के कॉल को वापस कर देंगे। लेकिन अगर 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं होती है तो इट मीन्स कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत को इस वक्त चूँकि हमारे इदारे जो हैं मईशत की जंग लड़ रहे हैं और दाखिली और खारजी दुश्मनों से भी जंग लड़ रहे हैं। आए रोज़ हमारे सिपाही शहीद होते हैं, फ़ौज के जवान शहीद होते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। बलूचिस्तान ख़ास तौर पे इस वक्त जिस दहशतगर्दी की दहाने पे खड़ा हुआ है, बलूचिस्तान से जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है और उसके अलावा न सिर्फ ये कि बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के कहीं एक तसलसल कराची में हुआ था जो चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ था
اور اس کے علاوہ دیگر جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے پڑوس میں جو دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ہر موقع کو تلاش کرتا ہے. تو دشمن کو یہ موقع دینے کے بجائے آپ اپنے داخلی معاملات کو جو ہیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ان سب کو بیٹھ کر اس معاملے میں ایک ہو جانا چاہیے. جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی باتیں ہیں، ان کو آپس میں کوئی نہ کوئی راہ نکال کر جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اس وقت پاکستان کو نہ صرف شدید خطرات لائق ہیں، بلکہ وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے. لیکن آرمی چیف کے ویژن اور پھر اس کے بعد ان کی ٹیم اور ان کے لوگوں کے ویژن، جیسے اپیکس کمیٹی میں بھی اعلان ہوا کہ دہشت گردی سے بھرپور نمٹا جائے گا، جتنے بھی خارج ہیں ان کو جان تک پہنچایا جائے گا. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ صرف فوج کا یا ہمارے جو ادارے ہیں انہیں کا کام نہیں ہے اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کی حفاظت کرنا. ایک عام فرد، ایک عام شہری کا بھی یہ کام ہے، کیونکہ جو آپ کا ملک ہے، آپ کا وطن ہے تو آپ ہیں، آپ کا ملک نہیں ہے، آپ کا وطن نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ اور دیگر ممالک کو دیکھ لیجیے کہ جہاں دیگر ممالک میں فوج نہیں ہے. آپ فلسطین کی اس وقت صورتحال دیکھ لیجیے، فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. آپ عراق کا دیکھ لیجیے، اس میں جو کچھ ہوا. لیبیا کو آپ دیکھ لیجیے، اس میں جو کچھ بھی ہوا. آپ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایک ہمارے پاک افواج کی صورت میں ایک آئرن وال موجود ہے جو ہر قسم کے بیرونی خطرات سے بچاتی ہے. تو اس وقت بہت شدید ضرورت ہے جس طرح سے آرمی چیف کا ویژن معیشت کی بحالی، آرمی چیف کا ویژن جس طرح سے دشمنوں سے اور دہشت گردوں سے مقابلہ، اور جس طرح سے دیگر جو 4 سے 6 ایسے شعبے ہیں جو پاکستان کی معیشت کی تقدیر بدل سکتے ہیں، ان پر جس طرح سے SIFC کی صورت میں کام کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جس طرح سے ادارے کام کر رہے ہیں، تو ہم سب کو مل کر ان اداروں کا جو ہے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. اور ہم سب کو مل کر ان اداروں کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے، بلکہ وہ ملکی اور غیر ملکی وہ جو بیانات اور جو لوگوں کی پریڈکشنز ہیں اباؤٹ پاکستان، تو اس کو ہمیں ڈیفیوز کرنا چاہیے. اور ہمیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان نہیں ہے تو ہم کہیں بھی نہیں ہیں. تو تحریک انصاف کو بھی اس وقت یہ چاہیے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل کرے. اور اس وقت اس کو یہ چاہیے کہ اپنی جماعت کی بقا کے لیے، اپنے لیڈر کی بقا کے لیے بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جہاں پر ان کو تحریک انصاف کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور کرنا بھی چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب، اور چونکہ ابھی باہر سے بشرا بی بی اور ان کی جو سسٹر ہیں وہ اس کو ہینڈل کر رہی ہیں اور ڈیل کر رہی ہیں، تو ان دونوں خواتین کا بھی ایک بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ وہ بجائے اشتعال انگیزی پھیلانے کے، وہ عوام کو، ووٹرز کو، سپورٹرز کو ایک ایسے تعمیری کام کی جانب لے کر جائیں کہ تحریک انصاف جو ہے، جو جس کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، جو تحریک انصاف کا اپنی خود دعویٰ ہے کہ اس کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے کہ وہ پچھلے الیکشن میں انہوں نے جیتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے تو کوئی بات نہیں، الیکشن دوبارہ بھی آئیں گے اور اس میں وہ اپنی تحریک انصاف اپنی پاور کو شو کر سکتا ہے. لیکن اس وقت ملک جس نازک دورائے پہ کھڑا ہوا ہے، اس نازک دورائے میں کسی قسم کے اندرونی خلفشار یا اندرونی لڑائی جو ہے ہمیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ وائس ڈیسیشن لینے کی ضرورت ہے اس وقت، جو اس ملک کی سلامتی اور بقا کا ضامن بنے. اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.